वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो बुक है वो है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसी बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन है वो क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसका मतलब समझा। फिर हमने गॉर्बेचेव जो है एक इम्पॉर्टेंट लीडर है उनके बारे में समझा, और फिर हमने सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ है उनके रीजंस के बारे में समझा। तो मैंने आपको बोला था कि जो लीडर्स हैं उनकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। जितने भी बॉक्सेस में आपको लीडर्स दे रखे हैं ना, तो इन लीडर्स की जो आइडियोलॉजीज हैं या फिर जो भी इनका टाइम पीरियड है, इन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। और मतलब यहाँ पर जो लीडर्स के बारे में बताया गया ना, वो मेन लीडर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो पहले यहाँ पर दे रखे है व्लादिमीर लेनिन। तो इनका जो टाइम पीरियड था ये कितना था, ये तो बर्थ डेट हो गई और डेथ डेट हो गई। ठीक है। टाइम पीरियड इनका कितना है, 1917 से 1924 तक का इनका टाइम पीरियड है। ओके। तो देखो, ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ये फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है। फाउंडर थे किसके, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। ये जो यूएसएसआर बनाए ना, तो इसी के फाउंडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बनी थी यूएसएसआर में, उसी के फाउंडर थे। ठीक है। एंड लीडर थे कहाँ के, रशियन रेवोल्यूशन के जो 1917 में हुआ। फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड। ठीक है। जो सबसे डिफिकल्ट पीरियड था रेवोल्यूशन का, 1917 से 1924 तक जो टाइम पीरियड था, तब के लीडर रहे हैं। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको याद रखना है और इनकी कुछ अचीवमेंट्स याद रखनी है। तो एक आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन भी थे। थ्योरेटिशियन का मतलब होता है कि जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हों, है ना। हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी है, और 11th क्लास में हमने जो एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक थी, तो उसमें हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज पढ़ी थी। उसी तरीके से इन्होंने भी थ्योरीज दी है। थ्योरीज, एक इनकी बहुत फेमस थ्योरी है इम्पेरियलिज्म की, वो थ्योरी भी इन्होंने दी है। एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, तो मार्क्सिज्म को ये फॉलो करते हैं। एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक तरीके की इंस्पिरेशन भी इनको काफ़ी सारे लोग मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर लीडर आते हैं वो है जोसेफ स्टेलिन। ठीक है। जोसेफ स्टेलिन, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। तो सक्सेसर टू लेनिन, लेनिन के बाद आएंगे। एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन, सोवियत यूनियन को फिर इन्होंने गवर्न किया। एंड 1924 से 53 का इनका टाइम पीरियड था। ओके। कि जो लेनिन है उनका टाइम पीरियड कितना हमने पढ़ा, 1917 से 1924 तक, और 24 और 53 के बीच का टाइम पीरियड इनका आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हालांकि इस चीज़ की लोगों को कीमत बहुत चुकानी पड़ी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इन्होंने बहुत फोकस किया। फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, तो फार्म्स जो है कलेक्टिव फार्म्स, इन्होंने कलेक्टिव फार्म्स बनाए जाए उन पर इन्होंने फोर्स किया। ठीक है। क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री, तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत की विक्ट्री हुई थी, तो इनका इस चीज़ का क्रेडिट भी इनको दिया जाता है, किसको, जोसेफ स्टेलिन को। एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर ऑफ 1930s, तो 1930s में ग्रेट टेरर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेट टेरर, अब देखो ये इसमें क्या हुआ था कि जो भी इनको अपोज करता था ना, उनको ये ऑर्डर दे देते थे कि या तो उनको मार दिया जाए। ठीक है। मतलब मार ही दिया जाता था इस चीज़ में। तो जो इनको ये जो थे वो बाकी लोगों को देशद्रोही कहते थे जो इनको अपोज करते थे, तो उस तरीके से ग्रेट टेरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कि इनका टाइम पीरियड जो था ग्रेट टेरर का था 1930s में। बहुत अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग थी, यानी कि बहुत अथॉरिटी अपने पास रखते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों को इंडिपेंडेंस दे दी, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखते थे। एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन दी पार्टी,
जो राइवल्स हैं उनको ये एलिमिनेट कर देते थे, यानी कि जो भी इनके अपोजिट खड़ा होता था उनको ये ख़त्म कर देते थे। ठीक है, राइवल जो होते थे उनको एलिमिनेट कर दिया करते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, जोसेफ स्टालिन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो लीडर आते हैं वो आते हैं निकिता क्रुश्चेव। तो यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव की बात बताई गई है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है 1894 से 1971 डेथ हो गई थी। ठीक है, एंड लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इन 1953 टू 1964, 1953 से 1964 तक ये सोवियत यूनियन के लीडर रहे। और इन्होंने स्टालिन की जो लीडरशिप थी उनका जो स्टाइल था उसको डिनाउंस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो स्टालिन थे वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेव कर रहे थे लोगों की तरफ। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि स्टालिन जो थे उन्होंने ग्रेट टेरर भी फैला दिया था, लेकिन इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई है 1956 में। पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है ये सजेस्ट करते हैं कि भाई जो भी काम करना है पीसफुली करें। ठीक है, वेस्ट के साथ काफ़ी पीसफुल रिलेशंस बनाकर रखते हैं, और ये जो रिबेलियन हुआ था हंगरी में उसको सप्रेस करने में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है उसमें उस चीज़ में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, पीस बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर लीडर हैं वो कौन है, लियोनिड ब्रेजनेव। तो अब ये जो लीडर हैं इनका टाइम पीरियड कितना है, 1964 से 1982 तक। ठीक है, 1964 से 1982 तक ये रूल करते हैं। प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, अब ये और भी क्या चीज़ में इन्वॉल्व होते, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, इस चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एक ट्रीटी है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रीटी है एशिया के साथ। ठीक है, कि भाई एशिया के साथ दोस्ती करने की ट्रीटी है ये। ठीक है, इंडिया के साथ भी की थी। तो एसोसिएटेड विद द डेटेंट फेज इन रिलेशंस विद द यूएस। अब डेटेंट फेज क्या होता है, जैसे कोल्ड वॉर जो है, ठीक है, कोल्ड वॉर में राइवलरी पार्टी भी थी, राइवल्स भी थे। ठीक है, तो उस टाइम पर ये फेज कैसा होता है कि जब जो राइवल्स हैं, जो राइवलरी है वो कम हो जाती है, तो ये वाला डिटेंट फेज कहलाता है। ठीक है, तो अब यूएस के साथ भी इनके रिलेशंस थे। इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन, तो चिकोस्लोवेकिया जो है वहाँ पर एक पॉपुलर रिबेलियन हुआ था जिसको इन्होंने क्या किया था, सप्रेस किया था, और साथ ही साथ इन्वेड किया था अफगानिस्तान। देखो चिकोस्लोवेकिया यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे वर्सा पैक्ट हुआ था ना, वर्सा पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ये एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जो अलग अलग कंट्रीज को जोड़ के रखता है। तो इसने ऐसे ही चिकोस्लोवेकिया को भी जोड़ कर रखा था, तो वहाँ पर रिबेलियन हो रहा था तो उसको सप्रेस किया था। अब देखो एक रीज़न ये भी माना जाता है इसके डिसइंटीग्रेशन का कि इसने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। इन्वेड करने का मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में देखो लोग है ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो देखो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट है वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे अफगानिस्तान को। तो ये जो यूएसएसआर है वो इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, और सपोर्ट करता है तो कैसे करेगा, अपनी मिलिट्री भेज देगा। इसने भी अपनी मिलिट्री भेज दी, उस वजह से इसकी मिलिट्री का भी नुकसान होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी एक पार्ट है, रीज़न है जिस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि देखो मिलिट्री वहाँ पर जाती है, मिलिट्री काफ़ी सारी मिलिट्री जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इन्वेड करेंगे तो लोग मरेंगे भी, राइट। तो उस तरीके से ये इन्वेड करता है, अफगानिस्तान में मिलिट्री भेज देता है, वहाँ की मिलिट्री जो है यूएसएसआर की वो मर भी जाती है। तो इस वजह से जो इकनॉमी है, इकनॉमी जो है वो क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। ठीक है, क्योंकि सारा टाइम सारा पैसा कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। पहले तो हमने देखा बॉम्ब वगैरह बनाने में इतना टाइम मतलब पैसा लगा रहे थे, जिस वजह से ये भी एक रीज़न था इकोनॉमिक के डाउन चले जाने का। और ये भी एक रीज़न है कि इन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया है, इन्वेड किया है। ओके, और एक चीज़ और थी, जो कम्युनिस्ट थे ना
तो वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते, ऐसा ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट मानते थे। तो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट इनके खिलाफ थे, यूएसएसआर के खिलाफ, ठीक है। और जो लोग थे वो क्या बनाना चाहते थे, इस्लाम कंट्री बनाना चाहते थे। वहां से यूएसएसआर अपनी आर्मी भेज देता है और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को अच्छा नहीं लगा कि वो वहां पर आए सोल्जर्स, उनकी डेथ भी हो जाती है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है मिखाइल गॉर्बाचेव की। देखो इनके बारे में तो ऑलरेडी हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो पूरा टॉपिक ही था, ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे, राइट। तो 1931 में बॉर्न होते हैं, लास्ट लीडर सोवियत यूनियन के 1985 से 1991 के फेज में। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, पॉलिसीज लेकर आते हैं, जैसे कि पेरिस्ट्रोइका। पेरिस्ट्रोइका मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर करते हैं। ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, ओपन फ्री मार्केट रखते हैं। स्टॉप्ड दी आर्म्स रेस, जो जैसे आर्म्स रेस चल रही थी जो यूएस के साथ थी, तो ये क्या करते हैं, विड्रॉ सोवियत ट्रुप्स, सोवियत ट्रुप्स को भी विड्रॉ कर लेते हैं अफगानिस्तान से और ईस्टर्न यूरोप से। यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इटली का भी था साथ ही साथ, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, हेल्प करते हैं। कोल्ड वॉर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ब्लेम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, अब इनको ब्लेम किया जाता है क्योंकि इनकी वजह से, ये एक मेन रीजन थे जिस वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी लेकर आए, सिटीजन्स को फ्री छोड़ दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इकोनॉमी पर असर पड़ा, ठीक है। हमने देखा भी था क्यों हुआ डिसइंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर एक टाइम लाइन भी बताई गई है ना, यहाँ पर टाइम लाइन भी है। तो एक बार लीडर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, बोरिस येल्ट्सिन, बोरिस येल्ट्सिन भी एक लीडर थे 1931 टू 2007, और ये लीडर रहे रशिया के, प्रेसिडेंट रहे कहाँ के, रशिया के। 1991 से 1999 तक रोज टू पावर, पावर में आए कम्युनिस्ट पार्टी में, और इनको मॉस्को का गोर्बाचेव के द्वारा लीडर बना दिया जाता है। बाद में ये क्या करते हैं, जॉइन द क्रिटिक्स ऑफ गोर्बाचेव, ठीक है। मतलब क्रिटिक्स हो जाते हैं गोर्बाचेव के साथ, कुछ बात, तो कुछ बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है गोर्बाचेव की, और इसी वजह से क्या कर देते हैं, लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, जॉइन द क्रिटिक्स ऑफ गोर्बाचेव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर बोरिस येल्ट्सिन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बोरिस येल्ट्सिन जो थे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कहाँ के, रशिया के, 1991 से 1999 तक, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, रोज टू पावर, पावर में आते कम्युनिस्ट पार्टी में, और मेयर बनते हैं मॉस्को की गोर्बाचेव के द्वारा। बाद में गोर्बाचेव के क्रिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं सोवियत रिजाइम के अगेंस्ट, सोवियत कम्युनिटी के जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अगेंस्ट 1991 में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में, ख़त्म करने में। एंड ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस, रशियंस ने जो हार्डशिप फेस की अपनी ट्रांजिशन में कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, जैसे वहाँ पर पहले कौन सा आइडिया चलता था, कम्युनिज्म चलता था, ठीक है। पब्लिक ऑनरशिप, नेक्स्ट फिर क्या चलने लगा, क्योंकि ये देखो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो कैपिटलिज्म जो था वहाँ पर अपनाया गया था। अब उन्होंने कैपिटलिज्म अपनाया जो कि था प्राइवेट ऑनरशिप का। तो ये ट्रांजिशन जो थी ना, इस वजह से रशियंस पर बहुत असर पड़ रहा था, ठीक है। हार्डशिप्स, बहुत मुश्किलें उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, तो इस चीज़ के लिए भी इनको ब्लेम किया जाता है। और बाद में तो आपको पता ही कौन आए हैं, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ओके, तो ये हमने लीडर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपको ये लीडर्स के बारे में टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर मैप भी बताया गया है, ये मैप है कहाँ का, यूएसएसआर का मैप है। यहाँ पर रशिया, कजाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, सारी चीज़ें यहाँ पर इस मैप में बताई गई हैं। एक बार टाइम लाइन भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, टाइमलाइन बताई गई। देखो 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव थे जिनको जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन में, एंड बोरिस येल्ट्सिन को ये अपॉइंट करते हैं एज द हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। अभी हम पढ़ के आए बोरिस येल्ट्सिन को मॉस्को में एज द हेड इनको अपॉइंट किया गया था, किसके द्वारा, गॉर्बाचेव के द्वारा। इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, बहुत सारी रिफॉर्म्स ये लेकर आते हैं, और ये रिफॉर्म्स जो हैं
वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है लिथुआनिया में। ठीक है, क्योंकि देखो सारे लोग फ्रीडम का स्वाद तब तक चख चुके थे, क्योंकि गॉर्बेचेव ने ऑलरेडी उन्हें फ्रीडम दे चुके थे वो। तो लिथुआनिया जो था वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई 1988 में। एंड बाद में इस्टोनिया और लेटविया में भी ऐसा ही हुआ। 1989 अक्टूबर में क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिक्लेयर कर देता है कि जो वर्सा पैक्ट के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल फ्री है अपने खुद के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। और इस तरीके से बर्लिन वॉल्स जो हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, गिर जाती है नवंबर में। 1990 फरवरी में क्या होता है, गॉर्बेचेव स्ट्रिप्स द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर बाय कॉलिंग ऑन द सोवियत पार्लियामेंट टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पर गॉर्बेचेव क्या करते हैं, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं। 72 ईयर्स तक इनकी मोनोपोली चली। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो आ जाता है। देखो मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो की उसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। जो टॉपिक आएगा हमारा 1990 मार्च में जो लिथुआनिया है वो फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक, यानी कि 15 सोवियत रिपब्लिक में से एक लिथुआनिया, सबसे पहला जो था लिथुआनिया ही था जिसने सबसे पहले अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लिथुआनिया ही था सबसे पहला जिसकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई। 1990 जून में क्या हुआ, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर कर देती है अपनी इंडिपेंडेंस को, कि वो उसकी भी उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गई सोवियत यूनियन से। 1991 जून में क्या होता है, जो येल्टसिन है, ठीक है, ये भी कौन है, लीडर है येल्टसिन जो है, अब वो नो लॉन्गर इन दी कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहते हैं, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया के अब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1991 अगस्त में क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे वो गॉर्बेचेव के अगेंस्ट कूप भेजते हैं। इसको हमने देखा था ना कि मतलब एक तरीके का वायलेंस क्रिएट कर देते गॉर्बेचेव के अगेंस्ट। 1991 सितंबर में जो 3 बाल्टिक रिपब्लिक थे, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया के, वो यूएन के मेंबर्स बन गए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने नाटो भी ज्वाइन किया था। यूएन, यूनाइटेड नेशन, और नाटो की जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और 1991 दिसंबर में क्या हुआ था, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन decided to annul the 1922 Treaty on the Creation of USSR and establish Commonwealth of Independent States। ठीक है, तो यहाँ पर CIS जो है वो भी एस्टैब्लिश हो जाता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ज्वाइन दी CIS। ये सारी कंट्रीज भी CIS को ज्वाइन कर लेती है। एंड जॉर्जिया भी ज्वाइन करती है 1993 में। रशिया जो है USSR की सीट ले लेती है यूनाइटेड नेशन से। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। 1991 दिसंबर 25 में गॉर्बेचेव जो है रिज़ाइन कर देते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन का यहाँ पर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ लीडर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया था, ये हमने देखा था। और फिर हमारे यहाँ पर टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि डिसइंटीग्रेशन के परिणाम क्या निकल कर आए थे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।